हेलो नमस्कार, मैं रोहित कुमार। स्वागत है आपको हमारे इस चैनल रोहित यादव बक्सर पर। साथियों, हम लोगों ने पिछले क्लास में 2010 को फिनिश कर दिया था, ठीक। और 2011 में प्रश्न 7 तक भी फिनिश कर दिए थे। 2011 के बाद हम लोग लाए हैं, ठीक है ना, प्रश्न नंबर 8वां से। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। एक आवश्यक सूचना, अब हमारे इस चैनल पर 5 मिनट का वीडियो नहीं अपलोड होगा। 30 मिनट 45 मिनट 1 घंटा से कम ना होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको अब MB मिल गया है अनलिमिटेड, ठीक। तो इसमें आप निफिक्र रहिए, अब मज़ा आएगा और झकास। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा पहला है, बोल रहा है प्रश्न पहला, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है गुप्त काल की, बी मौर्य काल की, सी प्राक मौर्य काल की, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न हमारा 9 नंबर, बोल रहा है कि पुराणों की संख्या ठीक कितनी है। ऑप्शन पहला है 16, बी 18, सी 19, डी 20। साथियों, पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर बी 18। प्रश्न हमारा अगला यानी 10 नंबर, बोला कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। आपके सामने प्रश्न ऑप्शन है कोषाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी मुद्राध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी पाण्याध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी लक्षणाध्यक्ष। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुद्राध्यक्ष, ठीक है ना। प्रश्न हमारा 11 नंबर, बोल रहा है कि अल बरूणी भारत में किसके साथ आया है। यह प्रश्न रिपीट किया है, याद रखिएगा, यह प्रश्न रिपीट किया है। अल बरूणी भारत में किसके साथ आया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मोहम्मद गजनी, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी मोहम्मद गौरी, डी तैमूर। साथियों, अल बरूणी भारत में किसके साथ आया था। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गजनी। प्रश्न हमारा 12 नंबर, बोल रहा है दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी। आपके सामने पहला ऑप्शन है चांद बीबी, बी नूरजहां, सी रजिया सुल्तान, डी मुमताज महल। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान बेगम, ठीक है ना, रजिया सुल्तान। प्रश्न हमारा 13 है, बोल रहा है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। ऑप्शन नंबर पहला है फरिश्ता, बी बदाऊनी, सी मुल्ला दाऊद, डी मुहम्मद खान। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बदाऊनी। 14 नंबर प्रश्न वो है, बोल रहा है कि दिन ए इलाही संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन है बाबर के साथ, बी हुमायूं के साथ, सी अकबर के साथ, डी जहांगीर के साथ। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर के साथ, ठीक है ना। अकबर को दीन ए इलाही कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है, ठीक है ना। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया सुल्तान बेगम, डी जलालुद्दीन खिलजी। साथियों, हमारा सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 16 है, बोल रहा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। आपके सामने ऑप्शन नंबर पहला है बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी कपूर। क्या बोला है कि अंतिम शासक, तो साथियों अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, ठीक है ना, लोदी वंश का। 17 नंबर प्रश्न हमारा, बोल रहा है कि किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है ए बाजार नियंत्रण, बी भूमि सुधार व्यवस्था, सी मनसबदारी व्यवस्था, डी विधि नियंत्रण व्यवस्था। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी विधि नियंत्रण व्यवस्था। प्रश्न है हमारा 18, बोल रहा है कि
सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की? आपके सामने ऑप्शन नंबर है बेंटिक ने, बी कार्निवालिस ने, सी वेलेस्ली ने, डी डलहौजी ने। भाई साहब सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की किसने की? ऑप्शन नंबर डी डलहौजी ने, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न है हमारा 19 नंबर, बोल रहा है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। आपके सामने ऑप्शन नंबर है 10 मई को, बी 13 मई को, सी 18 मई को, डी 26 मई को। साथियों 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 10 मई को। ठीक। प्रश्न हमारा अगला यानी 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए खिलाफत, बी असहयोग, सी सविनय अवज्ञा, डी भारत छोड़ो। 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो, ठीक है ना। 21 नंबर है, बोल रहा है कि व्यापकता का सिद्धांत का संबंध है। व्यापकता का सिद्धांत का संबंध था। आपके सामने ऑप्शन नंबर है लॉर्ड कर्जन से, बी डलहौजी से, सी लिटन से, डी मीटो से। भाई साहब व्यापकता का सिद्धांत का संबंध था किससे था? ठीक, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी से, ठीक है ना। प्रश्न हमारा अगला है, बोल रहा है प्रश्न 22 नंबर, व्यापकता का सिद्धांत का संबंध किससे था? तो ऑप्शन नंबर बी डलहौजी से, ठीक है ना। प्रश्न है 22 नंबर, बोल रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। आपके सामने ऑप्शन नंबर है वारेन हेसिंगटन से, बी वेलेजली से, सी कार्निवालिस से, डी रिपन से। साथियों ऑप्शन नंबर सी कार्निवालिस, ठीक है ना। प्रश्न हमारा अगला है 23 नंबर, बोल रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। आपके सामने ऑप्शन नंबर है जगत जतरा भगत ने, बी दुबिया गोसाई ने, सी भागीरथ ने, डी सिंधु एवं कानू ने। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आगे जब हम आगे निकलेंगे ना तब प्रश्न ऐसा भी आएगा, मतलब कि सिंधु एवं कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया, उस समय संथाल होगा, ठीक है ना। ये वाला नाम हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन में, और ऑप्शन में संथाल विद्रोह आ जाएगा। देखिएगा आएगा आगे। प्रश्न हमारा है कितना? 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए 1920, बी 1922, सी 1930, डी 1942। साथियों गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। प्रश्न है 25 नंबर, बोला है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने कब? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है 1946 में, बी 1947 में, सी 1948 में, डी 1949 में। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने 1947 में, ठीक है ना। प्रश्न देखिए हमारा 2011 में प्रश्न 25 तक दिया था, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ना वो क्या बोलते हैं उसको, वो दिया था कथन। तो कथन तो पूछा ना है, 2015 के बाद कथन नहीं पूछा है, तो कथन क्यों पढ़िएगा। अब हम 2012 में के प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है साथियों कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी रंगपुर। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर तो कौन था? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ठीक। प्रश्न हमारा है दूसरा, बोल रहा है कि द महामात्रों को किसने नियुक्त किया? देखिए यह क्वेश्चन जो है ना रिपीट कर रहा है। द महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क, डी बिंदुसार। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक, ठीक है ना। द महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर बी अशोक। प्रश्न तीसरा, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन नंबर है जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म,
सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। प्रश्न हमारा है चौथा। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका? ये भी प्रश्न रिपीट किया है, ठीक है ना। अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका? ऑप्शन नंबर ए मारवाड़, बी मेवाड़, सी जोधपुर, डी चित्तौड़। साथियों, ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ पर अकबर नहीं शासन कर पाया क्योंकि वहाँ के थे कौन? महाराणा प्रताप, जिन्होंने इसके अंडर में नहीं रहा। महाराणा प्रताप वो मेवाड़ के थे, ठीक है ना। प्रश्न हमारा पांचवा है भाई साहब, बोल है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन नंबर है जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह। साथियों, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। प्रश्न हमारा 6 नंबर है, बोला है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण, डी सातवाहन। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से यह भी प्रश्न रिपीट किया है भाई साहब मौर्य वंश के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश के। देखिए साल 2009 से लेकर 2023 तक यदि आप ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा तो 50 नंबर में 50 नंबर आपको आएगा 100%। जानते हैं क्यों? क्योंकि भाई साहब जब साल 2009 से लेकर 2023 तक कवर कीजिएगा ना तो आप लगभग ना कितना 800 ऑब्जेक्टिव कवर कर लीजिएगा। मान लीजिए 500 ऑब्जेक्टिव, आप 500 ऑब्जेक्टिव में से 100 गो ऑब्जेक्टिव अवे करेगा और जिसमें से आपको मारना कितना है? 50 को मारना है। तो जो लड़का 500 ऑब्जेक्टिव याद करेगा बुकवे का, देखना रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर दे रहा है, तो कितना आसान है। कुछ ना, एकदम 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव में आपका आंसर आएगा, आंसर बोला नंबर आएगा, ठीक है ना। प्रश्न हमारा अगला है, बोल रहा है 7वां, बोल रहा है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी ब्राह्मण धर्म से, डी ईसाई धर्म से। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से, ठीक। जो सम्राट अशोक था ना, कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म, ठीक है ना। और जबकि इसके परदादा थे, दादा थे इसके चंद्रगुप्त मौर्य, वह जैन धर्म को अपनाए थे, ठीक है ना। किसको अपनाए थे? वो जैन धर्म को अपनाए थे। प्रश्न हमारा अगला है 8 नंबर, बोला कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है चोल, बी पल्लव, सी चालुक्य, डी राष्ट्रकूट। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। प्रश्न हमारा अगला है, बोल रहा है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? आपके सामने ऑप्शन नंबर है बाबरनामा, बी तजुक ए बाबरी, सी किताबुल हिंद, डी रेहला। साथियों, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए बाबरनामा। प्रश्न हमारा अगला है 10 नंबर, बोला है कि आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने किया? आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है अबुल फजल, बी अकबर, सी फैजी, डी अब्दुर रहीम खान खाना, ठीक है ना। साथियों, हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा अबुल फजल, ठीक है ना। आइन ए अकबरी का प्रसिद्ध ग्रंथ रचना किसने किया था? अबुल फजल। प्रश्न हमारा अगला 11 नंबर, बोला कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? आपके सामने ऑप्शन नंबर है 1509, बी 1526, सी 1556, डी 1761। साथियों, यह प्रश्न रिपीट किया है। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था प्रथम? ऑप्शन नंबर डी 1526, ठीक है ना। सॉरी, सी बी होगा 1526, ठीक है ना। 12, बोले कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? आपके सामने ऑप्शन नंबर है बी नरसिंह, बी
कृष्णदेव राय, सी अच्युत राय, डी सदाशिव राय। साथियों हमारा आंसर होगा वीर नरसिंह, ठीक है ना। सॉरी गलती हुआ, वीर नरसिंह नहीं, विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय था, ठीक है ना, कृष्णदेव राय। ठीक। प्रश्न हमारा अगला 13 नंबर बोल रहा है कि वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा। साथियों आपके सामने ऑप्शन नंबर है 17 मई 1498 ईस्वी, बी 17 मई 1598 ईस्वी, सी 17 मार्च 1498 ईस्वी, डी 17 मई 1598 ईस्वी। इसमें ऑप्शन जो है ना गलती लिख दिया है, 17 के जगह पे यहाँ पर 20 होना चाहिए था, ठीक है ना, 20। साथियों वास्को डिगामा 20 मई 1498 को, ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत आया था। कब आया था? 20 मई 1498 को। प्रश्न हमारा अगला है, अगला प्रश्न बोल रहा है 14 नंबर कि गोपुरम का संबंध, यह भी प्रश्न रिपीट किया है, गोपुरम का संबंध किससे है? आपके सामने ऑप्शन ए है गाय से, बी नगर से, सी व्यापार से, डी मंदिर से। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मंदिर से। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से। प्रश्न है 15 बोला कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आपके सामने ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4, डी 5। साथियों यह भी प्रश्न जो है ना ये भी रिपीट किया है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन नंबर डी 5। 16 बोला है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए पूर्वी भारत में, बी पश्चिमी भारत में, सी दक्षिणी भारत में, डी उत्तरी भारत में। साथियों औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया था, ऑप्शन नंबर डी सी दक्षिणी भारत में। ठीक। प्रश्न हमारा अगला बोल रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। आपके सामने ऑप्शन नंबर है आगरा में, बी दिल्ली में, सी अजमेर में, डी फतेहपुर सीकरी में। साथियों हमारा आंसर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी अजमेर में। यह भी प्रश्न रिपीट किया है, बहुत रिपीट करेगा, देखिएगा ना बहुत। प्रश्न हमारा 18 नंबर बोला कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? आपके सामने ऑप्शन नंबर है 1753 ईस्वी में, बी 1773 ईस्वी में, सी 1853 ईस्वी में, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1853 ईस्वी में। प्रश्न हमारा अगला है 19 नंबर बोला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है 1919 ईस्वी में, बी 1920 ईस्वी में, सी 1921 ईस्वी में, डी 1922 ईस्वी में। साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है ना। अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग, ठीक, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रश्न हमारा 20 बोल है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए 1910, बी 1912, सी 1911, डी 1914। साथियों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। प्रश्न हमारा अगला है साथियों, प्रश्न हमारा अगला 21 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया? यह भी प्रश्न रिपीट किया है। ऑप्शन नंबर ए न्यू इंडिया, बी अल हिलाल, सी यंग इंडिया, डी कॉमरेड। साथियों यह प्रश्न जब पहला बार पूछा था हिस्ट्री में तो हम आपको उस समय गलती बता दिए थे, यंग इंडिया बताए थे, लेकिन यंग इंडिया का कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। उसके बाद कौन होगा? अल हिलाल होगा। आंसर कौन होगा? अब्दुल कलाम आज़ाद ने किसका किया था? अल हिलाल का किया था, ठीक है। यह पत्रिका था जो कि इनका लिखा था, उर्दू में था पत्रिका अल हिलाल। प्रश्न है हमारा 22 नंबर बोल रहा है कि सिंधु, देखिए रिपीट किया ना, हम आपसे बोले थे ना रिपीट करेगा। यह जो था सिंधु कानू ऑप्शन नंबर डी में था ना यहाँ पर, और मुंडा विद्रोह ऊपर था।
देखिए सिंधु कानून ने किस वर्ष, प्रश्न है हमारा कि सिंधु कानून ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। आपके सामने ऑप्शन नंबर है मुंडा विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, सी सन्यासी विद्रोह, डी हो विद्रोह। साथियों सिंधु और कानून ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर बी संथाल विद्रोह। ठीक है ना? ठीक ठीक। प्रश्न है हमारा अगला 23 नंबर, बोला कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? आपके सामने ऑप्शन नंबर है बंगाल में, बी पंजाब में, सी दक्षिण भारत में, डी इनमें से सभी। साथियों भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए बंगाल में। ठीक है ना? प्रश्न हमारा 24 नंबर, बोल है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपके सामने ऑप्शन नंबर है सी राजगोपालचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी रेडक्लिफ। साथियों भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न हमारा है अगला यानी 24 नंबर, 24 तो हो गया, 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न है हमारा, बोला कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष 11 महीना 11 दिन, ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष 11 महीना 12 दिन, ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष 11 महीना 18 दिन। साथियों भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगा था? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है ना? प्रश्न हमारा अगला है, बोल रहा है प्रश्न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया है? देखिए जो इसके बाद हम 3 क्वेश्चन करवाएंगे ना, यह भी तीनों रिपीट किया हुआ है। जानते हैं यह गद्यांश था, गद्यांश। तो गद्यांश पढ़िए और उसके बाद आप इसका उत्तर दीजिए। तो गद्यांश हम काहे के लिख लाएंगे फालतू में? रेट जब भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव बनेगा तो हम इसको बना रहे हैं, दिक्कत ना। चलिए हम शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? आपके सामने ऑप्शन नंबर है गांधी जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, महात्मा गांधी। ठीक है ना? प्रश्न हमारा 27 है, बोल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1930, बी 10 मार्च 1931, सी 12 मार्च 1932, डी 12 मार्च 1934। साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1930। प्रश्न हमारा लास्ट, ठीक है ना? लास्ट प्रश्न है साथियों, दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ हुआ? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए किसान आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। साथियों दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ यानी शुरुआत हुआ? ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये रहा हमारा फिनिश। ठीक है ना? आज तारीख कितना है भाई साहब? 10 तारीख है, 10वां महीना 2023 फिनिश हुआ। ठीक है ना? जब हम अगला क्लास लाएंगे तो वो भी ऐसे ही रहेगा। अब हमारा क्लास जानते हैं 30 मिनट का रहेगा, 50 मिनट का रहेगा, 60 मिनट रहेगा, 10 मिनट नहीं रहेगा। कहाँ से कि साथियों हमको MB मिल गया है, अनलिमिटेड MB इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल कीजिए। अब तो दिक्कत नहीं है ना, अब डेंजर आएगा एकदम। ठीक है ना? आप इसको पढ़ लीजिए। देखिए हम आपको बता रहे हैं कैसे ऑब्जेक्टिव आप जब भी पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव आप पढ़े ना तो उसको भूलिएगा मत। आज मान लीजिए आज रात को अभी पढ़ लिया आप, ठीक, तो कल सुबह जब होगा ना तो आप सुबह में एक बार उसको रिपीट कर लीजिएगा। प्रतिदिन आप 10 ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। हाउ मच? 10 ऑब्जेक्टिव एवरी डे रिमेंबर कीजिए। ठीक है ना? उसके बाद मान लीजिए रात में 10 को ऑब्जेक्टिव याद किए, ठीक, फिर सुबह का उठिए ना तो वही जो 10 को ऑब्जेक्टिव याद किए थे ना वो वाला उसको पढ़ के एक बार दोहरा लीजिए। एक बार सिर्फ आपको नोट दोहराना है पढ़ के,
5 बार गिन के, जैसे मान लीजिए ना हम रात का अभी पढ़े हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया, ये हमारे पढ़ दिया, आंसर मार दिए गांधी जी। तो आपको सुबह का नहीं उठना है ना, तब 5 वाली गिन के, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया, गांधी जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया, गांधी जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया, गांधी जी। अब इसे 5 बार पढ़ के किताब बन के धर देना है मॉर्निंग में, ठीक है ना। फिर दोपहर में टाइम नहीं मिल रहा है आपको, तो सांझी खानी जब पढ़ने आप बैठ रहे हैं ना, तो वहाँ पर इसको 5 बार पढ़ लीजिए। तब देखिए आपको दिमाग में धड़ाक देना ढुकेगा। जब आप सुबह खानी रात जब सोने जाइएगा ना, तो एक बार सोने से पहले इसको पढ़ के आराम से सो जाइएगा। तब देखिए मैजिक, आप इसको नहीं भूलिएगा। देखिए मेरा फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पर हम वीडियो आपको बना के डालते हैं ना, इससे फ़ायदा मेरा ये होता है ना कि ये एकदम रूह में मेरा समा जाता है। ऑब्जेक्टिव को हम ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। साथियों, आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हम भी क्लास 12th में हैं, ठीक है ना। हम क्लास 11th में अभी फ़िलहाल में, अभी जो वीडियो हम बना रहे हैं ना, अभी हम क्लास 11th में हैं। तो साथ ही हम आप ही के साथ थे, पढ़ रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं। तो सोचिए आपसे सामना होगा हमारा अगले साल, ठीक है ना। तो आप भी तैयारी कीजिए मन लगा के, हम भी तैयारी करते हैं। साथियों, अगला क्लास होगा कल।